नमस्कार। मैं सुरेश यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज शिवदेव प्रकाश की कहानी राम सजीवन की प्रेम कथा का तीसरा भाग लेकर उपस्थित हुआ हूं। दूसरे भाग में आपने सुना राम सजीवन हॉस्टल के उत्तरी गेट के चौकीदार कुमाऊनी धीरज सिंह नेगी से उस लड़की का नाम अनीता चांदीवाला है ये जान चुके थे और उसे अकेले में ही सही आई लव यू की जगह आई लव यू बोल चुके थे। अब आगे एक बार राम सजीवन ने अनुभव किया कि वो लड़की देर से अपनी बालकनी में है और वो उनकी प्रतीक्षा में है। वहां से हट ही नहीं रही थी, उदास थी और शाम की ढलती धूप को देख रही थी। राम सजीवन अपने कमरे से निकलकर बालकनी में आ गए। लड़की वहीं खड़ी रही, जैसे उसने पूरी आत्मीयता और मौन कृतज्ञता के साथ उनकी उपस्थिति को स्वीकार कर लिया हो। अपनी बालकनी के लोहे की गुनगुनी रेलिंग पर पूहनियां टेकी और झुककर टिक गए। लड़की फिर भी वहीं रही। संबंध प्रगाढ़ होता चला गया। हवा में एक बहुत समझदार आत्मीयता और स्वीकृति थी। कहने की और कोई जरूरत ही नहीं थी। ये वही क्षण था जहां भाषा व्यर्थ होती है, मौन मधु हो जाए। ये वाक्य उनके दिमाग में तैरा। फिर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की पंक्ति उभरने लगी, मौन ही भाषा है। राम सजीवन ने खुद को कोसा कि कैसे कैसे प्रतिक्रियावादी कवियों की रचनाएं उनके दिमाग में आ रही हैं, लेकिन बड़ी कोशिशों के बाद भी बाबा नागार्जुन या आलोक धनवा की कोई कविता याद नहीं आ रही थी। उन्हें क्रांतिकारी प्रेम कविताओं के लिए या तो विदेशी क्रांतिकारी कवियों या देशी प्रतिक्रियावादी कवियों का मोहताज होना पड़ रहा था। उन्होंने याद किया कि स्लीपिंग प्रिंसेस के बारे में लेनिन का कहना क्या था। प्रेम और स्वप्न को लेनिन ने भी क्रांतिकारियों के लिए जरूरी माना था और उन्होंने इसी वक्त निर्णय लिया कि वे क्रांतिकारी प्रेम कविताएं लिखेंगे। हिंदी में इसकी कमी पूरी होनी ही चाहिए। आखिर नेरुदा, नाजिम, लोरका, मायकोवस्की वगैरह भी तो क्रांतिकारी थे जिन्होंने इतनी अच्छी प्रेम कविताएं लिखी। हमारी हिंदी में ये काम धर्मवीर भारतीयों, नवगीतकारों और निर्जवाद के खाते में डाल दिया गया है। बंगला के जीवनानंद दास जैसे कवि तो दुर्लभ ही हैं हिंदी में। सिर्फ संगठन ही नहीं, संगठन के बाहर के परिचित लड़के भी जान चुके थे कि आजकल राम सजीवन को प्रेम हो गया है। उन्होंने स्वयं ये बात सबको बताई थी। वे बड़े सरल, सीधे और भावुक थे। जो उनके खास मित्र थे उनके पास अक्सर वे रात में पहुंच जाते और इस प्रेम की विभिन्न विकास अवस्थाओं के बारे में बतलाते। एक बार उन्होंने अपने मित्र नवीन ढोंडियाल को बतलाया था, वो लड़की चाहती है कि मैं कुछ बोलूं, उससे कुछ कहूं। कल शाम हम लोग आधा घंटा तक आमने सामने की बालकनी में चुपचाप खड़े रहे। तुम लोग इसे नहीं समझ सकते। एक अनोखे किस्म का प्रेम है। देखो, अभी तक हमने एक वाक्य नहीं बोला, एक दूसरे से बात नहीं की, लेकिन हम लोग उस स्टेज तक पहुंच चुके हैं जहां तक अमूमन साधारण और चालू संवेदनशीलता के लोग महीनों साथ साथ रहकर घूम फिर कर पहुंचते हैं। वो वहां खड़ी रहती है चुपचाप, मैं यहां खड़ा रहता हूं खामोश। हम दोनों एक दूसरे की मौजूदगी को फील करते हैं। एक बार उन्होंने अपने दूसरे दोस्त शिरीष मिश्र को बतलाया, आजकल मैं एक विशेष परिवर्तन महसूस करता हूं। लगता है अनीता इस संवादहीनता से उब रही है। फिर उसकी उम्र भी तो मेरे मुकाबले कम से कम 5-6 साल कम है।
अब इतनी परिपक्वता कहां से आ सकती है इतनी जल्दी? बहुत दिन हो भी गए इस तरह, एक तरह की मोनोटोनी, एक तरह का दोहराव और एक रास्ता पैदा हो गया हमारे संबंधों के बीच। आखिर है तो लड़की ही। इस सेकंड सेक्स का पूरा मनोविज्ञान बिल्कुल अलग होता है। पहल वो सिर्फ बम्बैया फिल्मों में ही करती है, इसीलिए इन कॉमर्शियल फिल्मों को मैं यथार्थ विरोधी मानता हूं। इन्होंने दर्शकों के दिमाग में सिर्फ अवास्तविक यथार्थ की इमेज ही नहीं बिठाई है, बल्कि इतने बड़े संचार माध्यम की मार्फत एक अवास्तविक स्त्री की धारणा को खूब फैलाया है। अब नतीजा देखो, हर शहर और कस्बे का मध्यम वर्गीय छोकरा खूब कंगी वंगी करके सज धज के किसी हीरो को डुप्लीकेट करता है और सोचता है उसे देखकर कोई भी लड़की उस पर मर मिटेगी और गाना गाने लगेगी। एक बार राम सजीवन ने नवीन ढोडिया से कहा, अब सारा मामला बड़े क्रिटिकल जंक्शन तक पहुंच गया है। मैंने मार्क किया है, मेस में खाना खाते समय कभी कभी मेरी ओर जानबूझकर देखती है, और आज दोपहर लंच में उसने अपना चम्मच जोरों से फर्श पर गिरा दिया जिससे मैं उसकी ओर देखने लगूं। दरअसल उस वक्त मैं कहीं और देख रहा था। एक बार रात 10 बजे पहुंची और किसी गहरे रहस्य को प्यास की तरह परत दर परत खोल के कहा, तुमने अनीता की एक चीज पिछले 5-6 दिनों में नोट की है? वह आजकल इतना ज्यादा स्लीवलेस पहनती है कि सिर्फ बाहें ही नहीं, बगलों के नीचे का काफी हिस्सा खुला रहता है। और उसने आज जो टॉप हरे रंग का पहन रखा था, उसका गला इतना खुला हुआ था कि समझ लो मॉड लड़कियां भी ऐसा दुस्साहस नहीं कर सकती हैं। अब तुम इसे अनीता की बेशर्मी कहोगे, लेकिन ऐसा है नहीं। उसका एक संकेत है, उसकी बेचैनी और खींच की अभिव्यक्ति है। इतना उत्तेजक कपड़ा पहनकर, अपने शरीर को इतना खोलकर वो मुझसे कहना चाहती है कि मैं अपनी मौजूदा निर्णयहीनता को तोड़ूं, उससे साफ साफ बात करूं। आखिर लड़की अपने शरीर के माध्यम से ही तो मौन को भाषा में बदलती है। कल्याण कुमार दास ने कहा, यार तुम उस लड़की से जाकर सीधे सीधे बात क्यों नहीं कर लेते? जाकर उससे कह दो कि मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूं। तुम ख्वामखा यहां बैठे बैठे मकड़ जाल बुनते रहते हो। राम सजीवन आहत हुए। यही बात अनीता ने कितने अनोखे तरीके से अपने सुंदर युवा शरीर को मौन को भाषा में बदलते हुए कितने गोपन ढंग से कही थी। और वही बात कल्याण कुमार दास कितने भौंडे और फुहड़ तरीके से कह रहा है। आखिर इन पूंजीवादी समाज व्यवस्था ने जिस उपभोक्तावादी मानव समूह को पैदा किया है, वो हर चीज को एक जीन्स, एक कमोडिटी ही समझता है। जैसे लड़की बिकने के लिए तैयार बैठी हो और मैं एक्सचेंज की बाजारू भाषा बोलकर उसका मोलभाव कर डालूं, उसे पटा लूं। लेकिन राम सजीवन ऊपर से चुप ही रहे। उन्होंने चलते हुए कहा, हाँ बस एक सही समय के इंतजार में हूं यार। वैसे भाई द वे, हमारे इस प्रेम को तुम जैसा समझते हो वैसा है नहीं गुरु। ये एक अलग और अजब तरह का खेल है। इसका मर्म पहले घनानंद भी जानते थे। अति सुधो स्नेह को मारक है। यहां कोई कपट नहीं, कोई छिपाव नहीं। हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल निशंक पारदर्शी हैं। हमारा एक दूसरे से कुछ छिपा नहीं। हाँ, रही बात आमने सामने बैठकर या खड़े होकर या लेट कर या चलते चलते बात करने की, तो वो कोई बड़ी तोप चीज नहीं है। तो बंधु प्यारे, वेट करो, देखते चलो, वो भी हो जाएगा।
जो जो तुम सोचते हो सब हो जाएगा। बीच में लड़की 10 दिनों के लिए कहीं बाहर चली गई थी। उसके कमरे की पिछली खिड़की खुली रह गई। राम सजीवन अपने कमरे में लेटे लेटे या बालकनी में खड़े होकर चुपचाप उस ओर देखते। लड़की की अनुपस्थिति और उसकी पिछली खिड़की का खुला रह जाना उन्हें कई कई अर्थों से भरा हुआ लगा। आखिर अपने प्रेम के लिए जैसा फॉर्म उन्होंने चुन रखा था उसमें भाषा के अलावा बाकी सारी चीजें भाषा थी, संकेत थी, उनमें कई कई अर्थ थे। एक शाम उन्होंने अनीता की खिड़की खुली रह जाने के बाबत शिरीष मिश्र को बतलाया तो उसने कहा, राम सजीवन जी, हमको तो ये लगने लगा है कि अब आप पगला जाएंगे। आप कुछ करेंगे धरेंगे नहीं, कोठरी में दिन रात घुसे यही सब सोचेंगे। प्रभु हमका बताएं, भला वो लड़की आपको जानती बूझती भी है? जाके पूछ लें उसे कि का आपको हमारा नामो मालूम है कि नहीं। जाएं? राम सजीवन फिर आहत हुए। मरमान तक चोट पहुंची। इतनी सीधी और निष्कपट बातें उन्हें वल्गर लगती थी। उन्हें इस आध्यात्मिक सत्य पर पिछले दिनों अच्छी तरह यकीन हो गया था कि प्रेम कभी भी इतना सघन और तीव्र हो ही नहीं सकता जब तक वो दोनों तरफ बराबर न हो। उन्हें पूरा भरोसा था, जिस तरह उन्होंने चौकीदार धीरज सिंह नेगी से अनीता के बारे में पूछा था, वैसे ही अनीता ने जरूर उससे उनके बारे में पूछा होगा। ये विश्वास इतना दृढ़, इतना सत्य लगता था कि उसे किसी भी तरीके से वेरीफाई करने की जरूरत ही नहीं थी। और ऐसा करते हुए उन्हें एक अजीब सा डर भी लगता था, कहीं ऐसा न हुआ तो। पूंजीवादी मानवीय कलाओं का सबसे बड़ा और निर्मम शत्रु होता है। उन्होंने चालू दुनियादार ढर्रे का प्रेम न करके एक सुंदर रचना को गढ़ने की कोशिश की थी। यहां प्रेम का एक रिश्ता नहीं, एक कला थी, एक उत्कृष्ट मानवीय कलाकृति। लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था का ही यह दुर्दांत प्रकोप था कि अपने निकट से निकट के दोस्त से भी संवाद नहीं बना पाते थे। एलियनेशन संबंधों के बीच परिचय के विध्यांचल खड़ा कर रहा था। उन्हें चेखव की ग्रीफ कहानी याद आई, जिसमें अपने भीतर की पीड़ा को कहने के लिए नायक को कोई नहीं मिलता और आखिर में अपने घोड़े के गले से लिपट कर वो रोता है। राम सजीवन को कोई घोड़ा तो नहीं मिला, लेकिन उन्होंने रात में एक कविता लिखी, खुली खिड़की का अर्थ, जिसकी शुरू की पंक्तियां थी, शिरीष मिश्र, तुम नहीं जानते इतिहास में खुली रह गई एक अकेली खिड़की का क्या अर्थ होता है, लेकिन मैं जानता हूं। खुली खिड़की का एक भविष्य होता है जिसमें से प्रतिज्ञाओं और संकल्पों की रोशनी फूटती है, वगैरह वगैरह। तो यह था भाग तीसरा। भाग चौथे में आपसे पुनः मुलाकात होगी। भाग चौथे में एक दिन दोपहर राम सजीवन दौड़ते दौड़ते कल्याण कुमार दास के कमरे में पहुंचे। नवीन ढूंढियाल भी वहां बैठा हुआ था। राम सजीवन के चेहरे से खुशी के मजबूत और गदराए पेड़ की हरी फुनगियां बाहर निकलकर हिल रही थी। फेफड़ों में ढेर सारे गुड़हल के और कनेर के फूल भरे हुए लग रहे थे। लगता था जैसे वे खुशी के किसी गैस के गुब्बारे के साथ बांध दिए गए हों और उनके पैर जमीन पर पड़ते हुए जैसे कोई भार न डालते हों, बस हल्के से धरती को छूते भर हों, ऊपर ऊपर से। क्या अनीता चांदीवाला उनके शादी को प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, या अभी भी अनीता चांदीवाला एक कोरी कल्पना ही है? इसका खुलासा अंतिम और चौथे भाग में अवश्य होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।